पेपर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक। वित्तीय संस्थाएं और बैंक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? वे संस्थाएं जो बचत को निवेश में परिवर्तित करती हैं उन्हें वित्तीय संस्था कहते हैं। Those institutions which convert savings into investment। एक डिफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि यह संस्थाएं बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं या ऋणकर्ता के बीच मध्यस्थ का काम करती है, उन्हें वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी मिडिलमैन बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। वित्तीय संस्था का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला इम्पोर्टेंस है कि ये देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। पुशिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा महत्व यह है कि ये बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित करती है। बचत और निवेश को प्रोत्साहित करता है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। अगला महत्व है कि यह संस्थाएं संसाधनों का कुशल वितरण करने में भागीदारी निभाती है। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
सर्विसेस। अगला महत्व है कि इन संस्थाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हम बात समझते हैं कि ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दो टाइप की होती है। एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको कई बार हम लोग कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, और ये हो गया गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। इसमें ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक हैं और सारे बैंक इधर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगे, बाकी सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगे। कहेंगे किसको, है ना? तो परिभाषा के रूप में ये कहेंगे कि वे संस्थाएं जो जनता से जमा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण उधारी प्रदान करती है, ऐसी संस्थाओं को हम लोग बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। Institution accepting deposit and providing loan, such institution are called banking financial institution। ये क्या होता है? तो ये हमारी जो वित्तीय प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली की रीढ़ होती है। पूरा बैंक फाइनेंशियल सिस्टम देश का इसी पर टिका होता है। बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इसका डेफिनेशन क्या होगा NBFC का? वे संस्थाएं जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, परंतु
मांग जमा स्वीकार नहीं करते, है ना। ऐसे इंस्टीट्यूशंस, है ना, फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज but not accepting demand deposit। अब क्या है कि ये बैंकिंग संस्थाओं या जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय प्रणाली, उसके पूरक भूमिका निभाती है, सपोर्टिव रूप में काम करती है, इसलिए इसको कहते हैं पूरक या सपोर्टिव सिस्टम। पूरक या सपोर्टिव सिस्टम। अच्छा, एक बात और करते हैं कि ये जो चलता है ना, इसमें जो बैंक हैं या कंपनियां हैं वो रजिस्टर होती हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इसमें जो कंपनियां रजिस्टर होती हैं ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर कंपनी एक्ट के अंतर्गत होती है। पहले 1956 कंपनी एक्ट था, अब कंपनी एक्ट 2013 हो गया, संशोधित कर दिया गया है, ये अब नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अलग क्या क्या कार्य हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बैंकिंग के फंक्शंस ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, है ना। बैंकिंग संस्थाओं के कार्य। सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना, लोगों द्वारा जो जमा की जाती है बैंकों में उसको स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स, ये बात नहीं करेंगे, यहाँ भी एक्सेप्टिंग सेविंग्स लिखते हैं, सेविंग्स। ये क्या है, तो बैंकों के लिए आय का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम बैंकों का इनकम है। ये जो जमा स्वीकार करती है ये अलग अलग खाता के माध्यम से करती है। जैसे ध्यान होगा कि एक होता है बैंक में बचत खाता, सेविंग अकाउंट, दूसरा है चालू खाता, करेंट अकाउंट, तीसरा होता है सावधि जमा खाता,
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और एक और होता है जिसको कहते हैं आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन खाताओं में क्या अंतर है, थोड़ा बात करते हैं। कौन खोल सकता है? इसको कौन खोल सकता है सेविंग अकाउंट को? तो घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र के लोग ऐसे खोल सकते हैं। चालू खाता कौन खोलता है? तो बिजनेस फर्म, है ना, व्यावसायिक क्षेत्र वाले लोग खोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट कौन करता है? तो हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म दोनों करते हैं। आवर्ती वाला कौन खोल सकता है? हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म दोनों। सेविंग अकाउंट में अब प्रतिबंध कितना है ना? प्रतिबंध किस बात पे? तो लेन देन पर, है ना, कितनी बार आप बैंक से ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो बचत खाता में प्रतिबंध रहता है लेकिन कम रहता है। चालू खाता में सबसे कम होता है, मतलब जितना बार चाहें आप बैंक से निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं, इसमें प्रतिबंध नहीं होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में इसमें क्या होता है कि आप एक बार एक मुश्त में 50,000 1,00,000 रुपए जमा कर दिए और 2 साल 3 साल के लिए एक बार 2 साल या 5 साल या 10 साल जैसे टर्म कंडीशन रहा उस हिसाब से आप जमा कर दिए, उसके बीच में नहीं निकाल सकते। अगर निकालते हैं तो भारी उसमें पेनल्टी वगैरह हो जाता है, तो बहुत कम उसका रिटर्न मिलता है। ये लंबे समय के लिए जमा होता है, तो इसमें प्रतिबंध क्या होगा? सर्वाधिक होगा। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हर महीने 2-2 हज़ार रुपये या कुछ हज़ार रुपये, है ना, हम जमा करते जा रहे हैं, हमारे अकाउंट से कटते जा रहा है और वो जमा होते जा रहा है। वो अब जितने दिन का टर्म होगा 2 साल 3 साल के बाद एक मुश्त में उसका ब्याज जोड़कर मिलता है। तो ये भी एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट ही रहता है ना। तो इसलिए इस पे भी लेन देन में क्या होगा? सर्वाधिक प्रतिबंध होगा। ठीक है। ब्याज की दर, किस पे कितना ब्याज मिलता है ना। तो बचत खाता पे कम, है ना, चालू खाता में सबसे कम, इसमें ना के बराबर ब्याज मिलता है और इस दोनों में सर्वाधिक मिलता है। अब क्या है कि ये ध्यान देना है कि इन दोनों में, है ना, इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि जब मांग करते हैं हम लोग तब निकाल सकते हैं अपने जमा को, है ना। तो इसलिए इसे हम कहते हैं मांग जमा, है ना, यानी डिमांड डिपॉजिट। इसको मांग जमा या मांग देयता भी कहा जाता है। डिमांड लायबिलिटी, बात करते हैं। इस दोनों में क्या है कि देख रहे हो कि जब टाइम पूरता है तभी पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समय जमा, टाइम डिपॉजिट या समय देयता या टाइम लायबिलिटी। बात समझना है कि जैसे मान लो 100 रुपये हम जमा किए बैंक में, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? डिपॉजिट, है ना।
लेकिन बैंक को क्या होगा, उसको चुकाना है 100 रुपये। तुमसे लिया हुआ 100 रुपये है, वो कभी भी तुम मांग करोगे उसे देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो 100 रुपये लायबिलिटी हो जाएगा, है ना। कंज्यूमर के लिए डिपॉजिट और बैंक के लिए वही 100 रुपये लायबिलिटी। तो इसलिए हम लोग कंज्यूमर के हिसाब से देखते हैं तो बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, और बैंक के हिसाब से उसी चीज़ को देखते हैं तो डिमांड लायबिलिटी कहते हैं। उसी तरीके से टाइम डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटी है। ये सब पहला कार्य समझ गए कि क्या करता है, जमा स्वीकार करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है इसका, ऋण या अग्रिम देना। ऋण उधारी, ऋण या अग्रिम देना, यानी प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस। इसमें क्या आता है, ये आप समझ रहे हो कि तुमसे जमा लिया वो उसका आय हुआ, और ये लोन अब उस जमा पे क्या करेगा कि बाकी जिसे ज़रूरत है उसे लोन देगा, है ना। तो ये इसका बैंकों का मुख्य व्यवसाय है ना, यानी मेन बिजनेस है लोन देना। तो कैसे कैसे लोन देता है, उसका बहुत सारा कैटेगरी है ना। व्यक्तिगत रूप में लोन देता है, व्यक्तिगत लोन देता है ना। पर्सनल लोन, किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ गई अचानक कुछ काम के लिए तो पर्सनल लोन ले सकता है। फिर कोई आदमी को घर बनवाना है तो गृह ऋण, हाउसिंग लोन ले सकता है। किसी आदमी को व्यापार में ज़रूरत पड़ा, है ना, व्यापार में ज़रूरत पड़ा तो व्यापार वाले बिजनेस लोन ले सकते हो। अगर नगद पैसे की ज़रूरत पड़ गई, है ना, तो उसको कहते हैं कैश क्रेडिट। फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा रहता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा तुमको निकासी कर सकते हो या किसी को भुगतान कर सकते हो। तीसरा काम इसका है भुगतान एवं निपटान प्रणाली, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। बैंक क्या करती है कि बैंक ये भी करती है कि लोगों को किसी को भुगतान करना है तो उसके लिए बैंक के थ्रू ही हम लोग करते हैं। कोई भी किसी को देना हो, भेजना हो, लेन देन करना हो तो अधिकतम क्या करते हैं, बैंक के थ्रू ही करते हैं। ये क्या करता है, लेन देन को आसान बनाता है। ठीक है, किसके माध्यम से ये सब करता है, तो चेक के माध्यम से, NEFT के माध्यम से, RTGS के माध्यम से, UPI के थ्रू भुगतान को आसान बनाता है। अगला काम है एजेंसी कार्य, एजेंसी वर्क। एजेंसी के रूप में भी बैंक कार्य करते हैं। जी। एजेंसी करने का मतलब ये
अपने ग्राहकों का प्रतिनिधि के रूप में, जैसे बैंक को अगर ऑर्डर दे दिया तो तुम्हारे बिलों का भुगतान कर देता है। दूसरा, टैक्स या कर या बीमा का प्रीमियम जो है उसका भुगतान करता है ना। टैक्स या इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर देता है ना। लाभांश प्राप्ति का भी काम करता है ना। लाभांश प्राप्ति मतलब किसी कंपनी या शेयर से तुम्हारा डिविडेंड जो प्राप्त हो रहा है, लाभांश प्राप्त हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करने का काम कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट काम है अन्य उपयोगिता सेवाएं, अदर यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक कुछ अतिरिक्त कार्य भी करता है, जैसे लॉकर रखता है जिसमें कि तुम जेवर या डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख सकते हो। विदेश से अगर पैसा लाते हो तो उसका अपने मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय का भी कार्य करता है ना। उनको एटीएम का सुविधा देता है, क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड का सुविधा प्रदान करता है। ये सब मुख्य रूप से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग सेक्टर के कार्य हैं। हम बात करते हैं कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कार्य। फंक्शन ऑफ NBFCs, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं इस पर बात करते हैं। पहला, ऋण प्रदान करना। ये भी बैंकों की तरह ऋण प्रदान करते हैं। प्रोवाइडिंग लोन्स, जैसे कोई गाड़ी खरीद रहे हो है ना, तो वाहन ऋण देता है। कुछ टीवी फ्रिज खरीदते हो तो उपभोक्ता ऋण प्राप्त होता है। फिर छोटा मोटा बिजनेस करना है तो लघु व्यवसाय ऋण भी प्रदान करता है। दूसरा काम है इसका निवेश सेवाएं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इसमें क्या करता है कि ये तुमको शेयर, बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है ना, जिससे कि तुम निवेश कर सकते हो। तीसरा काम है इसका जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारे जीवन संबंधी जितनी जोखिमें हैं या स्वास्थ्य संबंधी या व्यवसाय संबंधी है ना, संपत्ति, जितनी जोखिमें हैं उसको मैनेज करने का काम करता है।
चौथा काम है इसका दीर्घकालीन बचतें तैयार करना। लॉन्ग टर्म सेविंग, दीर्घकालीन बचतें जैसे पेंशन के माध्यम से लोगों को सुरक्षित करना, रिटायरमेंट योजना। पांचवा काम है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। NBFC ये भी करता है कि जो समाज में कमजोर, गरीब या ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। आप क्या करता है? विकासात्मक भूमिका निभाता है, देश के अंतर्गत विकासात्मक भूमिका निभाता है। मेंटल रोल प्ले करता है। कैसे करता है? तो बड़े प्रोजेक्ट्स और उद्योगों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल कराता है। ये सब रहा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कार्य। अब हम लोग देखते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के टाइप ऑफ बैंकिंग संस्था के प्रकार। हम लोग कई तरीके से बैंकिंग इंस्टीट्यूट को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, बैंकिंग संस्थाओं को क्लासिफाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहला तो सबको पता है, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी देश में कौन सा बैंकिंग होगा तो वहाँ की केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सारे बैंकों का बैंक होता है। इसी के नियम और कानून पे सारे बैंक चलते हैं। सारे बैंकों को का नियामक रेगुलेटर होता है ये केंद्रीय बैंक। भारत में कौन सा केंद्रीय बैंक है? तो भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या करता है? तो देश की
मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी इन्हीं पे रहती है, नियंत्रण करता है। अब देखते हैं एक तरीका है इसको देखने का, बैंकों को कैटेगराइज करने का। जैसे पहला वाणिज्यिक बैंक, जो जनता से जमा लेती है और जनता को उधार देती है। ये सारी बैंक वाणिज्यिक बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक। डिटेल में बाद में जाएंगे क्योंकि फिर से पढ़ना है इन सबको। दूसरा प्रकार होता है सहकारी बैंक। तीसरा होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। दूसरे तरीके से हम बैंकों को कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल बैंक उनको कहते हैं जो आरबीआई के एक्ट 1934 के, है ना, शेड्यूल 5E के अंतर्गत आते हैं। वो सारे बैंकों को शेड्यूल बैंक कहेंगे। जो इनके अंतर्गत नहीं आते हैं वो नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। तीसरा तरीका है कैटेगराइज करने का पब्लिक बैंक, है ना, इसे कहते हैं सार्वजनिक बैंक। वैसे बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी, है ना, 50% से अधिक हो, मोर देन 50%। दूसरे वैसे बैंक हैं जिनको कहते हैं प्राइवेट बैंक, यानी निजी क्षेत्र के निजी बैंक, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होती है। अगला तरीका है कैटेगराइज करने का डोमेस्टिक बैंक, यानी देसी बैंक या भारतीय बैंक, और दूसरा फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। इस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल बैंकिंग के अलग अलग प्रकार को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एनबीएफसी के टाइप को, टाइप ऑफ एनबीएफसी। इसमें वो सब कंपनियां आती हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुई हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियों को रेगुलेट आरबीआई भी करता है और अलग अलग संस्थाएं करती हैं, है ना। अब इसमें जैसे पहला प्रकार है, कुछ कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड में काम करती हैं, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी कंपनियां जो म्यूचुअल फंड्स में काम करती हैं। अगर म्यूचुअल फंड में काम करती हैं तो इनका रेगुलेटरी बॉडी कौन होगा? नियामक संस्था सेबी, इसका नियामक संस्था। इनका काम क्या है? तो इनका काम है निवेशकों से धन एकत्रित कर
निवेश करना। ये क्या होता है कि सारे जो भी इच्छा है निवेश करने का स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में, वो लोग क्या करते हैं, इन कंपनियों के पास जाते हैं। ये कंपनियां बहुत सारे ग्राहकों या निवेशकों से पैसा लेकर और एक पोर्टफोलियो बनाती है, यानी अलग अलग किस्म के शेयर खरीदती है और उसको इन्वेस्ट करती है वो अपने कैलकुलेशन के आधार पे, है ना। उसका जो फ़ायदा होता है फिर निवेशकों को दिया जाता है। इस टाइप से ये म्यूचुअल फंड वाली काम करती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये निवेशक, इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के मध्यस्थ के रूप में, मिडिल मैन के रूप में कार्य करती है। ये दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, है ना, म्यूचुअल फंड। एक ओपन एंडेड और दूसरा क्लोज एंडेड। दूसरे किस्म का एनबीएफसी है बीमा कंपनियों वाली, है ना, बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज। अब बीमा जो है ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे जीवन के लिए जो बीमा करते हैं, जीवन बीमा, और वस्तुओं संपत्तियों के लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं सामान्य बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। उदाहरण के तौर पर इसमें LIC है ना, और इसमें GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनका नियामक कौन होता है, रेगुलेटरी बॉडी कौन होता है, कौन रेगुलेट करता है, तो IRDA। नियामक कौन होता है, IRDA। अब आती है कुछ और प्रकार की NBFCs, है ना। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या इंस्टीट्यूशन, है ना, सूक्ष्म ऋण कंपनियां, इसको जनरली MFIs बोलते हैं। अगर ये इनका नियामक होता है RBI। ये किसके नीति नियम पे चलती हैं, तो RBI का काम क्या है इनका, तो गरीब या कमज़ोर या ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण प्रदान करना इनका काम। अब उदाहरण के तौर पे देखोगे तो ये कह सकते हैं बंधन बैंक, मुथूट फाइनेंस, ये सब उदाहरण है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का। कुछ कंपनियां हैं जो पेंशन फंड में काम करती हैं, पेंशन फंड में काम करती हैं। इसका फ़ायदा क्या है, तो वृद्धा अवस्था के लिए आय की सुरक्षा, है ना। कुछ कंपनियां हैं जो ऋण देने का काम करती हैं, तो ऋण कंपनियां हो गई। कुछ कंपनियां हैं जो हमारे मर्चेंट बैंक, ऐसी कंपनियां जो
शेयर खरीद और बिक्री करने में मदद करती हैं। इसमें कई बैंक भी रहते हैं शामिल, है ना। तो शेयरों के खरीद बिक्री में बिक्री हम डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं। इसके लिए होती है मर्चेंट बैंक, है ना। जैसे मैं ये सब का एप्लीकेशन तुम लोग देखा होगा, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया शेयर बाजार वाला, शेयर खान हो गया, उसके बाद ICICI डायरेक्ट हो गया। ये सब मर्चेंट बैंकिंग का काम करती हैं। इसमें जो अकाउंट खोला जाता है उस अकाउंट को कहते हैं डीमैट अकाउंट, है ना। डीमैट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिमैटेरियलाइजेशन, ठीक है। ये अकाउंट मेनली शेयर खरीद बिक्री के लिए होता है। नेक्स्ट टाइप की कंपनियां होती हैं विकास वित्त संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। इसको हम लोग DFI कहते हैं, शॉर्ट में DFI। ये कैसी कंपनियां होती हैं? तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध कराती है। जैसे इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन कंपनियां हैं? ICICI, IDBI, SIDBI, है ना। फॉरेन विदेशी व्यापार को सपोर्ट करने के लिए एक्सिम बैंक, है ना। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड, है ना। हाउसिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये सब ये इस तरह से NBFC के ये सब प्रकार हैं। ये हम लोग देखा। एक चीज़ और हम थोड़ा बात करना चाहते हैं जो ऊपर छूट गया है। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कि जो बैंकिंग सेक्टर था या बैंकिंग
का जो कार्य था, फंक्शन ऑफ बैंकिंग का सेकेंड वाला पार्ट, जिसमें कि ऋण और अग्रिम देना है ना। इसमें एक बात करना था कि ये ऋण के माध्यम से नया धन सृजित करती है, जिसको कि क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है ना। तो बैंक क्या करती है, ऋण के माध्यम से नया धन सृजित करती है, जिसे क्रेडिट क्रिएशन, ऋण सृजन कहा जाता है। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन है क्या। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपये है, वो अपने बैंक में जमा किया है ना। बैंक क्या की कि तुमसे 100 रुपये ली और उसका एक हिस्सा मान लेते हैं कि 10% है ना, अपने पास जमा रख ली, जिसको कहते हैं रिजर्व रेशियो या रिजर्व मनी है ना, ताकि बैंक फेल हो, अचानक से कोई आए तो उसको वापस करने में दिक्कत ना हो। तो 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपये वो अपने पास रखेगी और 90 रुपये जो बचा है ना, उसका वो फिर से लोन चला देगी। दूसरे जिसको ज़रूरत है, मान लो को बी को ज़रूरत है, तो बी को 90 रुपये लोन दे दी। बी के खाते में 90 रुपये जमा हो गया। अब बैंक को पता है कि ये 90 रुपये तुरंत नहीं निकालेगा, तो क्या करेगी कि उसका 10% फिर से वो अपने बैंक में जमा रख लेगी, यानी 9 रुपये जमा रख लेगी। फिर जो बचा 81 रुपये उसको लोन चला देगी। मान लो सी को ज़रूरत है, सी को 81 रुपये दे दी। फिर सी के 81 रुपये में 10% रख लेगी और बाकी का लोन चला देगी। तो ऐसे करते करते बैंक बहुत सारा मनी जनरेट कर देती है या क्रेडिट क्रिएशन करती है। अब देखो, एक तरह से बैंक के पास कितने सारा पैसा हो गया, वो केवल 100 रुपये जमा था, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को लोन देकर बैठी है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा अंतर के बारे में, एनबीएफसी और बैंकिंग के। तो कहेंगे डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है ना, दोनों के बीच क्या देख रहे हैं अंतर। यहाँ लिखते हैं आधार, किस आधार पे हम लोग अंतर करेंगे। अंतर का पहला आधार जमा के आधार पे, लिख देते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, और ले लेते हैं गैर एनबीएफसी गैर बैंकिंग संस्था। ठीक है, जमा ये क्या होता है, मांग जमा स्वीकार करती है, ये स्वीकार नहीं करते, मांग जमा स्वीकार नहीं करते। दूसरा आधार
ऋण सृजन। अभी हम लोग देखें कि बैंक क्या करता है, ऋण सृजन करता है। हाँ करता है। ये करती है, नहीं करती है। अब अगला आधार है भुगतान प्रणाली। कैसे भुगतान करता है, यह भुगतान प्रणाली में भाग लेती है। हाँ लेती है, भाग लेती है। आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई ये सब किसका चलता है, बैंक का, इसका नहीं होता है ना। तो ये भाग नहीं लेती है। ठीक है, कार्य इसके क्या है, इसके कार्य हैं व्यापक, है ना। ये तुमको लोन जमा करना, डिपॉजिट करना, लोन देना, फिर भुगतान सॉल्व करना। उसके बाद ये लोग शेयर वगैरह में भी काम करती हैं, ये इंश्योरेंस में भी काम करती हैं। इसलिए इनका काम क्या होता है, व्यापक होता है। और इनका काम क्या होता है, विशेषीकृत होता है, स्पेशलाइज होता है। अलग अलग जिस सेक्टर में जो एनबीएफसी है वही कार्य करेगा, है ना। विनिमय एक्सचेंज का काम, है ना, इसमें अधिक कड़ा होता है ना। रेगुलेशन क्या होता है, अधिक कड़ा होता है। और इसमें उसकी तुलना में थोड़ा कम हार्ड होता है, तो इसलिए अपेक्षाकृत कम कड़े नियम कानून होते हैं। तो ऐसे करके हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में समझे, उसके डिफिनेशन को, महत्व को, है ना। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रकार को देखे, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, है ना। बैंकिंग सेक्टर में के डिफिनेशन को देखे, उसके कार्य को देखे, है ना। बैंकिंग सेक्टर के प्रकार को देखे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसके डिफिनेशन, कार्य और उसके भी प्रकार को देखें। लास्ट में हम लोग ये डिफरेंस दोनों में देख लिए। तो चलो ठीक है।